हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 21 नवंबर 2020 की शाम और आप सबको एक बार बिलेटेड भी छठ की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद है आपका छठ अच्छा गया होगा और आज जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैंसर, सुन के ही डर लगता है सबको कि कैंसर और बड़ा ही एक विचित्र सा सब्जेक्ट है। इतने सालों से इतने चला आ रहा है बट अभी भी बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है। तो आज की जो एपिसोड है, आज जो हम बातचीत करने वाले हैं, ये उन सब लोगों के लिए है जिनके परिवार में कोई कैंसर सर्वाइवर हैं या आपकी जान पहचान में भी कोई ना कोई या तो मित्र या कोई और निकल जाएंगे जो कैंसर से पीड़ित है। शायद ही कोई बचा है इससे। एक मोटा-मोटा बताना चाहूँगा कि 10 में से 1 इंसान को कैंसर होने के चांसेस हैं। मतलब आपकी फैमिली में ना हो बट आपको ज़रूर से पता होगा कि कोई ना कोई इससे अफेक्टेड होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कि कैंसर की जो हिस्ट्री है वो कैसे आगे बढ़ी है। हमारी जो इंसानों की सोच है कैंसर की समझ के बारे में, उसमें कैसे समय से परिवर्तन हुआ है और लेटेस्ट क्या चल रही है। और आखिर में जो हम हर बार कोशिश करते हैं कि कुछ क्या इन चीजों से हम सीख सकते हैं जो आप और मैं अपनी जिंदगी में उसको एप्लीकेशन करें, उसका पालन करें और शायद कुछ बेनिफिट्स ले पाए। तो इन्हीं सब सोच और ख्याल के साथ आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज कैंसर जो एक पहेली है और इसके ऊपर में एक अभी किताब आई है। किताब का नाम है द कैंसर कोड। द कैंसर कोड के लेखक हैं डॉक्टर जेसन फंग, काफी यंग है। ये कनाडा में रहने वाले एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, काफी जाने माने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे काफी दिनों से लिख रहे हैं। इनकी वेबसाइट चल रही है। लो कार्ब डाइट की भी बहुत ज्यादा ये प्रमोशन करते हैं कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए। 3 किताबें लिखी हैं अभी तक, 4 लिखी हैं एक्चुअली जेसन फंग साहब ने। पहली किताब थी द डायबिटीज कोड, जिसमें उन्होंने टाइप 2 डायबिटीज जो है उसको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं उसके ऊपर बात की इन्होंने। दूसरी किताब काफी पॉपुलर है, अ कंप्लीट गाइड टू फास्टिंग, जिसमें हम किस तरह से उपवास रख सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं फॉर हेल्थ, दैट इज हाईली रिकमेंडेड। और एक और किताब उन्होंने लिखी द ओबेसिटी कोड, की मोटापा किस तरह से बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, कैसे और क्या इम्पैक्ट है, व्हाट इज द कनेक्शन आल्सो। और जो लेटेस्ट बुक आई है अभी डॉक्टर जेसन फंग की, दैट इज द कैंसर कोड, और आई हैव रेड द एग्जर्प्ट्स एंड साथ में मैंने उनकी 2-4 इंटरव्यूज सुनी हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं और अभी जो लेटेस्ट थॉट डॉक्टर जेसन फंग लेके आए हैं, हम आज उसके ऊपर ही कुछ चर्चा और बातचीत करेंगे। तो अभी देखिए कैंसर जहां तक बात है तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है बट बताने में कोई झिझक नहीं है। पिताजी को रीनल सेल कार्सिनोमा 2009 में हुआ था। मेरे चाचा जी 2014 अर्ली 14 गुजरे। उनको एब्डोमेन एंड प्रोस्टेट एरिया में कैंसर हुआ था। हमने कोशिश की उनको बचाने की बट लेट हो गई। बट वी हैव अ गुड स्टोरी इन आवर मदर इन लॉ who got breast cancer was operated at Tata Memorial Hospital and touch wood and thanks to the God Almighty she is all right and doing well. बाकी मित्र हैं, जान पहचान के लोग हैं, तो एक 10-15 केसेस हैं अलग अलग तरह के कैंसर के जो टिपिकली आपको सुनने में आएंगे। ब्रेस्ट कैंसर है, माउथ कैंसर है, और साथ में लंग कैंसर की भी बहुत सारी केसेस आपको सुनने को मिलेंगे। सो डॉक्टर जेसन फंग से पूछा गया कि कैंसर है क्या, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे। तो डॉक्टर जेसन फंग अपने बड़े ही एनिमेटेड स्टाइल में उन्होंने बोले हमें कुछ पता नहीं है कि कैंसर क्या है। अब ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि जो इतने बड़े डॉक्टर हैं और वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म और फोरम पे बोले कि कैंसर क्या है, हमको कुछ पता नहीं है। तो इसके पीछे उनका बोलना है कि देखिए जैसे कोविड-19 है, वी नो द कॉज कि एक वायरस है और उसकी वजह से ये कोविड हो रही है। कोई इन्फेक्शन होते हैं जैसे बैक्टीरिया हैं,
वायरसेस हैं, फंजाई हैं, हम उनको पिन पॉइंट कर पाते हैं। हार्ट डिसीज है, जैसे ब्लॉकेज हो गई तो पता है कि ये ब्लॉकेज हटाएं तो इसको ठीक किया जा सकता है। हार्ट अटैक के कारण मालूम है लोगों को, हार्ट फेलियर क्यों होता है वो मालूम है। बट कैंसर जो बीमारी है किसी दूसरी बीमारी की जैसे बिल्कुल नहीं है, और इसमें बाहर से कोई आक्रमण नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो अब देखिए, जैसे बॉडी में एक स्टोन हो गई तो उसका कारण मालूम है, कुछ और प्रॉब्लम होगा इसका कारण, इसके कारण अभी भी नहीं मालूम है। और ये आश्चर्य इसलिए है आज के समय में कि ये कोई रेयर डिजीज तो है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 10 में से 1 को होती है। दैट मीन्स 10% जो आबादी है पूरे पृथ्वी पे, उन सब में कैंसर होने के चांसेस हैं, और 10% बहुत ही हाई होता है। तो जैसे पहले बताया, या तो आपके परिवार में किसी को हुआ होगा, या आप किसी को जानते हैं जो ऑलरेडी एक कैंसर सर्वाइवर है। कुछ लोगों ने अपने परिवार के लोगों को कैंसर से खोया है। तो रेयर नहीं है, बहुत कॉमन है, बट इसकी जानकारी हमें अभी भी नहीं है कि आखिर ये होता क्यों। तो कैसे कैसे थॉट आगे बढ़े, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे कि देखिए हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, पहले हम बात कर रहे थे कि 32.7 ट्रिलियन सेल्स, 32 खरब कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर हैं। नॉर्मली बढ़ते हैं, नॉर्मली वो मरते रहते हैं, ये नॉर्मल चलता रहता है, हर दिन होता रहता है ये कार्यक्रम। लेकिन कैंसर जो है ये एक बहुत बड़ी, आई वुड से, मौत का कारण है बहुत सारे लोगों में, और खासकर नंबर 1 पे हार्ट डिसीज आती है, और नंबर 2 पे फिर ये कैंसर आती है वर्ल्ड ओवर। ये खाली इंडिया की बात नहीं है, पूरे आप देश भर में देखें तो वहां पे पता चलता है कि ये सबसे ज्यादा लोग हार्ट डिसीज से मरते हैं, और उसके बाद लोग मरते हैं कैंसर से, और अलग अलग तरह के कैंसर, इतने अलग अलग भिन्न प्रकार हैं कि क्या बताएं आपको। और जो कैंसर कैसे होता है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको, हिंदी में कर्क रोग बोलते हैं उसको, और इसकी हिस्टोरिकली कैसे नॉलेज हमारी बढ़ी है या कम हुई है उसकी बात करते हैं। तो इवन जो पीछे के 10 साल गए हैं, 2010 से 20 के बीच में, या एक 15 से 20 साल का समय बोल दीजिए, 2000 से लेकर अभी तक का, इसमें बहुत ज्यादा नई इंफॉर्मेशन, रिमार्केबल इंफॉर्मेशन आई है कैंसर के बारे में। और ये जो 15-20 साल का जो समय निकला है जिसमें इतनी नई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई है, इसने प्रॉम्प्ट किया डॉक्टर जेसन फंग को एक किताब लिखने का, जिस किताब के नाम है द कैंसर कोड। तो पहली जो पैराडाइम है, पहली जो सोच है और सिद्धांत है कैंसर क्यों होता है, ये काफी पुराना है, और कैंसर भी काफी पुराना है। तो अगर आप इजिप्ट में जो ममीज मिलते हैं, जो ताबूत के अंदर में, आपको मालूम होगा कि वहां पे जो प्रथा थी कि जो लोग मर जाते थे उनको शरीर पे लेप लगा करके, और उनके सारे ठाट बाट के साथ, अगर राजा का टूम्ब है तो उसके अंदर में आपको राजा के यूज की सारे सामान की चीजें मिल जाएंगी, आपको बहुत सारी हीरे जवाहरात, बहुत सारी चीजें मिलती, क्योंकि दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। और वो जो टूम्ब के अंदर में जो ममीज मिली हैं उनमें भी कैंसर पाए गए हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, पुरातत्व जो वेदी है उनको बताना है कि कैंसर पहले के भी जानवर और जो फॉसिल्स मिले हैं उसमें भी कैंसर देखे गए हैं। तो ये बहुत पुरानी है। अब भला हो ग्रीक सभ्यता के लोगों का जिन्होंने कैंसर नाम दिया, और कैंसर बेसिकली नाम है केकड़ा, क्रैब। तो क्यों नाम दिया गया कि कैंसर जैसे केकड़ा रेंगता है ना, वैसे कैंसर पूरे शरीर में फैलती है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कैंसर का, कि कैंसर फैलता है शरीर में बाकी हमारे दूसरे सेल्स के कंपैरिजन। हालांकि जो ग्रीक थे उनकी सोच थी कि ये जो बैड ह्यूमर की वजह से होता है, तो किसी के शरीर में खून खराब है तो उसके कैंसर होने के चांसेस होते हैं, और तभी खून बहाया जाता था कैंसर के पेशेंट्स का। तो एक डॉक्टर आते थे, कट मारते थे और खून टप टप करके गिरता था। हालांकि अभी हमें मालूम है कि ये कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। 18th 19th सेंचुरी के बीच में माइक्रोस्कोप आए। तो जब माइक्रोस्कोप के आने से ये हुआ कि जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो हमारी कोशिकाओं को नजदीक से देख पाए। तो जब भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक जो नॉर्मल साधारण स्वस्थ सेल है
हेल्दी सेल वर्सेस अ कैंसर सेल, दोनों में समानता भी है बट differences are much more. And to check that, if you look at that slide under a microscope, you can a trained biologist, a trained lab technician can figure out between कि एक जो सेल है, एक ये कैंसरस है और ये नॉन कैंसरस है। अभी तो काफी एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स हैं, न्यूक्लियर इमेजिंग है और बाकी चीजें जिनमें देखा जाता है उसको, बट इनिशियल डेज में जब माइक्रोस्कोप बनी थी तभी भी लोग देख पा रहे थे और समझ पाते थे कि हाउ कैंसर इज डिफरेंट। नाउ एक और सोच जो और ये देखा भी गया कि कैंसर की जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती हैं, बड़ी फास्ट ग्रो करती हैं, मतलब एक आक्रमण की तरह से होता है, वो बहुत तेज ग्रो करती हैं। उनकी साइज बढ़ती जाती है, बहुत बड़ी साइज होती है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, आपके शरीर का बहुत ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रिशन लेते हैं और साथ के साथ क्योंकि उनकी संख्या और साइज बढ़ रही है और अलग अलग जगह पे फैल रहे हैं, तो बाकी ऑर्गन्स के काम करने के जो कैपेसिटी है उसको इंपैक्ट करते हैं। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, द सेल्स, हर दिन पैदा होते हैं, हर दिन मरते हैं और एक जो बैलेंस बनी रहती है। तो हमारे बॉडी में जो 32 ट्रिलियन सेल्स हैं, दोस्त 32 ट्रिलियन सेल्स कीप ऑन रिन्यूइंग, नए बनते रहते हैं, बट एक बैलेंस रहता है और इस बैलेंस को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस, जो हमारी नेचर, हमारी प्रकृति, भगवान जो बोले उसको मेंटेन रखते हैं। तो आपका जो 32-33 खरब सेल की जो संख्या है वो मेंटेन रहेगी। अभी पैराडाइम नंबर 1 क्या था कि कैंसर जो है वो खून में खराबी की वजह से हो रहा है ऐसे। अभी पैराडाइम नंबर 2 कि ये जो कैंसर जो है ना, ग्रोथ की वजह से होता है और ये जो ग्रोथ है ये अनकंट्रोल्ड है और इसको कंट्रोल अगर कर लिया जाए तो कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं। और ये लॉजिकल भी लगता है कि द नंबर ऑफ सेल्स आर ग्रोइंग सो फास्ट, इट कैन बी कंटेन्ड। तो इस पैराडाइम को और इस सिद्धांत के हिसाब से चलते हुए साइंटिस्ट ने एक तो पहले आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है और जो लोग कैंसर रिसर्च में है और कैंसर से रिलेटेड काम करते हैं, द एम्परर ऑफ मैलेडीज करके एक किताब आई थी, काफी 10 साल हो गए। वो कैंसर की एक होलिस्टिक बुक थी और उसमें काफी एक हिस्ट्री दी गई थी। तो उसमें बताया गया कि एक टाइम पे, एक समय पे कैंसर को बड़ी एग्रेसिवली सर्जरी के थ्रू ठीक करने की कोशिश की कि हम कैंसर को कट कर देंगे और पेशेंट ठीक हो जाएंगे। तो वो पैराडाइम ये सोच के थी कि कैंसर एक अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स है तो हम उसको काट के हटा देंगे। साथ के साथ उसमें एक और कॉन्सेप्ट थी कि रेडिएशन करते हैं, उसको हम सेक करके जला देते हैं, और रेडिएशन मतलब न्यूक्लियर रेडिएशन यूज करके। और 1930-40 के बीच में ये कॉन्सेप्ट भी आई कि हम कीमोथेरेपी करते हैं, कुछ सिलेक्टिव पॉइजनिंग करते हैं। ये जो सेल इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इनको कुछ ऐसी जहरीली चीज दी जाए कि इनका बढ़ना रुक जाए। तो मतलब आइडिया ये है कि जो कीमोथेरेपी में जो दवाइयां दी जाती हैं वो कुछ खास सेल्स को मार सके बशर्ते आपके शरीर को। तो आइडिया ये है कि आप कैंसर को पहले मार दें, इसके पहले कैंसर आपको मारे। इसलिए कीमोथेरेपी, हमें मालूम है कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, बट उसको इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट आज आप देखें तो हम जो बात करें 40-50 साल पहले से ये सब शुरू हो गया था, आज के दिन में भी सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, ये 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का हिस्सा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट अभी भी जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, दे स्टिल केप्ट ऑन आस्किंग कि ठीक है, ये तो हम समझ गए कि सेल ग्रो कर रहे हैं, बट सेल ग्रो क्यों कर रहे हैं? तो ये चलती रही। ये 1970 मतलब 50, 60 और 70 के बीच में ये जेनेटिक कंपोनेंट आना चालू हो कि, और उसी समय आपको ये हिस्टोरिकली आप देखें तो डीएनए, क्रोमोसोम, इन सब की जानकारी, डबल हेलिक्स, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये सब आना चालू हुआ था। तो साथ के साथ ये पता चला लोगों की कि जेनेटिक म्यूटेशन होती है, सेल की जो डीएनए, जो आनुवंशिक मटेरियल है, उसमें परिवर्तन होता है और कुछ गड़बड़ हो जाती है, समथिंग गोज रॉन्ग। एंड कुछ कारण बहुत क्लियरली तभी भी लोगों को समझ में आ गया था कि स्मोकिंग से कैंसर होती है, सिगरेट स्मोकिंग से। रेडिएशन के प्रभाव में जो लोग आए, तो अभी आपको याद होगा मर्क्यूरी का, मैडम मर्क्यूरी, जो जिन्होंने बहुत सारा खोज किया था रेडिएशन के ऊपर में काम किया था, एक्सरे की खोज की थी, पति पत्नी दोनों ने मिलकर, उन दोनों को भी कैंसर हो गया था बिकॉज दे वर सो क्लोज टू द रेडिएशन।
एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबरर्स में कैंसर बहुत ज्यादा देखी गई। सो कैंसर के कुछ कुछ कॉज मालूम पड़ गए थे। हम ये भी मालूम पड़ गया कि कुछ वायरसेस हैं जो कि अभी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, थ्रोट कैंसर, साथ में ये चीज भी क्लियर हो रही थी कि जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो जीन्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि मेरी बाल की कलर क्या होगी, मेरी आंख की कलर क्या होगी, मेरी हाइट कितनी होगी, बहुत सारी चीजें। तो साइंटिस्ट को ये भी पता चला कि हर सेल में ऐसे 2 जीन्स होते हैं जो कि सेल को टर्न ऑन और ऑफ करते हैं कि आप नया सेल बनाओ या फिर बंद कर दो, या फिर ग्रोथ इतना बनो फिर रुक जाओ, ग्रोथ इतनी होनी चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो अगर इन दोनों में से ये तो स्विच है, एक ऑन का है एक ऑफ का, दोनों में से दोनों स्विच खराब हो जाए या कोई एक भी स्विच खराब हो जाए तो प्रॉब्लम है। तो इसको ठीक करने के ऊपर भी काफी ध्यान दिया गया। हालांकि अभी तक सोच ये थी कि ये जो म्यूटेशंस है ना ये रैंडम होते हैं, ये ऐसे ही चलते फिरते किसी में भी कैंसर के म्यूटेशन हो सकते हैं। तो सोच सिद्धांत ये आई कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है तो इसको कैसे फिक्स करें। ठीक है, तो म्यूटेशन को फिक्स कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। और इसमें बहुत कमाल की चीजें भी हुई। जैसे 1990 में इमैटिनिब करके एक दवाई आई, सिबागाइगी ने बनाई थी उसको, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो ब्लड कैंसर की एक टाइप है। इतनी कमाल की दवाई थी कि उसने इस जानलेवा ब्लड कैंसर को एक नॉर्मल क्रोनिक बीमारी बना दिया कि आदमी उसको अगर दवाई ले तो उसको मैनेज कर सकता है। कुछ लोग तो ठीक भी हो जाते थे उससे। तो ये बहुत एक्साइटिंग चीज हुई। उसके बाद एक और दवाई ट्रांस्टुजुमैब जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए थी। हालांकि ये सब ब्रेस्ट कैंसर में नहीं लागू होती है, कुछ खास म्यूटेशन वाले में ब्रेस्ट कैंसर में, लेकिन बहुत कमाल का काम किया इसने। तो और एक्साइटमेंट बढ़ी, लोगों को लगा कि अब तो चलो हमें एक रास्ता मिल गया कि ये एक जेनेटिक डिसीज है, तो हम जीन्स की उसको ठीक करेंगे, फिक्स करेंगे और ठीक हो जाएगा। साथ के साथ 2000 साल में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ये क्या था कि इंसान में कितने जीन्स होते हैं इसको पता लगाने के लिए रिसर्च चालू हुई। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली तो सोच थी कि इंसान इतने हम कॉम्प्लेक्स प्राणी हैं और इतनी चीजें कर पाते हैं तो हमारे अंदर ना जीन्स बहुत सारे होंगे, मतलब लाखों में जीन्स होंगे। बायोलॉजिस्ट और जेनेटिसिस्ट को ये आश्चर्य लगा बाद में कि इंसान में केवल 20,000 जीन ही है। और कंपेयर करें आप उसको तो आप पहले के जो मेरे श्रोताओं को पता होगा कि एक धान के पौधे में 40,000 जीन होते हैं। तो आफ्टर ऑल हमारी जैसे कॉम्प्लेक्स जो प्राणी है वो इतने कम जीन से कैसे चल पाता है। हालांकि अगर हमारी 32 ट्रिलियन सेल्स हैं तो बहुत उससे ज्यादा संख्या में हमारे शरीर में बैक्टीरियाज और वायरसेस रहते हैं और उनकी जेनेटिक मटेरियल भी हमारी बॉडी के जीनोम को प्रभावित करती है। तो एनीवे दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म हुई और इसमें बहुत मतलब लाखों करोड़ों डॉलर्स का खर्चा हुआ। हालांकि आज अगर आप वो खुद की जीनोम बनवाना चाहें, इंडिया में अभी तक आई नहीं है। मैं चेक करता रहता हूँ, बताऊंगा आपको जब भी वो आएगी और कॉस्ट इफेक्टिव होगी। बट यूएसए में आप $100 में करा सकते हैं, मतलब 7-8 हजार रुपए दे करके आप अपने पूरे बॉडी की जेनेटिक सीक्वेंसिंग करा सकते हैं। आपको एक्चुअली एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें पता चलता है कि आपको कौन सी बीमारियां होने के चांसेस हैं और आपकी जेनेटिक डिस्पोजिशन क्या है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत काम है, क्योंकि आपकी जैसे जीनोम मैपिंग हुई तो आपके जैसे जीन के डेटा वाले 100 हजार लोग, लाखों लोग जो हैं उनमें कौन सी बीमारी होने के चांसेस करके आपका कुछ फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आपको इस उम्र पे ये बीमारी होने के चांसेस है, आप ये ना करें, आप ये ना करें। तो ऐसे इस रास्ते में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गई, तो फिर ये हुआ कि तो फिर ठीक है, तो पता करते हैं कि कौन से कैंसर कौन सी जीन्स की वजह से होते हैं और उन जीन्स को फिक्स कर देंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगी। बट बड़े दुख की बात है, हालांकि ये हुआ नहीं। पापा स्वागत है आपका, विकास जी, संजय पांडे जी, अदिति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बट दिस डिडंट वर्क। तो फिर जेनेटिस्ट और साइंटिस्ट ने बोला कि चलिए हम ह्यूमन जीनोम से पता नहीं लगा पा रहे तो एक काम करते हैं, हम कैंसर की ही मैपिंग करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं, और वो भी एक दो नहीं, हजारों कैंसर। तो मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर ही है तो ब्रेस्ट कैंसर के हजारों पेशेंट की सेल्स को लेके उनकी कॉमन चीज क्या है वो देखने की बात चालू हुई और कितने म्यूटेशन होते हैं भी देखने की बात हुई। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक कैंसर में 2-3 म्यूटेशन ना हो करके सैकड़ों म्यूटेशन पता चले।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पेट के कैंसर की अगर हम बात करें, कोलोन कैंसर, तो अगर पेशेंट ए में 100 म्यूटेशन हुए हैं तो पेशेंट बी में 100 म्यूटेशन है लेकिन कंप्लीटली अलग तरह के हैं, डिफरेंट है। तो उस म्यूटेशन को ट्रीट करने के लिए एक दवाई बनाना थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन हर पेशेंट के लिए 100 अलग अलग तरह की दवाइयां बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये बड़ा ही एक दुखद सा माहौल आया कि 2018 में एक पता चला कि टोटल जितने म्यूटेशन अगर सारे कैंसर में काउंट किए जाएं तो टोटल 60 लाख अलग अलग म्यूटेशन। तो क्या 60 लाख अलग अलग तरह की दवाइयां बनाई जा सकती है? नहीं। तो एक तरह से ये काफी ठंडा पड़ गया, ये जो जेनेटिक थ्योरी थी। अभी जो चल रही है थ्योरी है कैंसर 3.0, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसकी प्रीमाइस ये है कि जो जेनेटिक म्यूटेशन है ये रैंडम नहीं है। कारण इसका कि 1920 में जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हुई, उसकी जो स्लाइड है, और आज 2020 में किसी को कैंसर होती है, भले वो जापान में हुआ एक अमेरिका में हुआ, दोनों को अगर साइंटिस्ट और जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं वो चेक करते हैं तो उसमें बिल्कुल सिमिलैरिटी है। तो ये इस तरह से बात है कि एक स्कूल के क्लास में सब बच्चों को पेंटिंग, ड्राइंग करने के लिए दे दिया गया और सबके सब बच्चों ने एक घर बनाया। तो आप इसको तो रैंडम नहीं बोल सकते। तो ये सोच एक थोड़ी सी निकली, और आज जिस पे साइंस और कैंसर की जो बात चल रही है वो है कैंसर के इवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकल कारण क्या है। इवोल्यूशनरी मतलब हमारी जो ग्रोथ हुई है फ्रॉम सिंगल सेलुलर, एक कोशिका वाले जीव से लेकर जीवन की शुरुआत होकर के आज जो हम कॉम्प्लेक्स इतने इंडिविजुअल बने हैं, तो ये जो ग्रोथ है इसका कुछ फैक्टर है क्या इसमें, और साथ में वातावरण का क्या असर होता है हमारे आपके ऊपर में कैंसर को बढ़ाने में या कम करने में। तो 2000 में, साल 2000 में 2-4 रिसर्चर्स एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने देखना चालू किया कि अलग अलग तरह के जो कैंसर हैं आफ्टर, जैसे फॉर एग्जांपल लिवर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, लंग, किडनी, ब्लड कैंसर, इन सब में समानता क्या है। डिफरेंट तो है अलग अलग ऑर्गन्स के कैंसर, लेकिन कुछ समानता तो होंगे। तो एक बड़ी रिमार्केबल एक रिसर्च पेपर आई थी जिसमें 4-5 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें दी गई। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ध्यान से उसको। सबसे पहली चीज जो कि सारे कैंसर सेल में एक कॉमन चीज पाई गई है कि उनका बढ़ना नहीं रुकता है। कैंसर सेल जो है, हमारे नॉर्मल कोशिकाएं हैं, उनका बढ़ना वो हमेशा मोटे नहीं होते रहेंगे, वो रुकते हैं, बट कैंसर सेल का ग्रोथ नहीं रुकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे कोशिकाएं मरती हैं, पैदा होती है और मरती हैं। कैंसर की कोशिकाएं नहीं मरती हैं, अमर होती हैं। तो जो अमर लत्ती वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि जिस पेड़ के ऊपर में पड़ गई वो लत्ती, वो पेड़ पूरा सूख जाता था। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, हीला सेल्स करके हैं, हेनरिटा लैक्स, इनको सर्वाइकल कैंसर हुआ था 1951 में। उनके डॉक्टर ने उनकी जो सर्वाइकल कैंसर की जो कैंसर सेल निकाली थी वो आज भी जिंदा है, और वो इतनी पोटेंट है कि उसको किसी भी लैब में खाली एक न्यूट्रिशनल मीडियम मिल जाए और वो ग्रो करती रहती है। तो हीला जी, हेनरिटा लैक्स 1951 में मर गई थी, बट उनकी कोशिकाएं आज भी जिंदा हैं और उसको सही पोषण मिले तो बढ़ती रहती है, कम नहीं होती वो। आप चेक कर लीजिएगा, हीला सेल्स दे आर स्टिल अलाइव, और दुनिया, यहां तक कि उसको स्पेस में भी भेजा गया था। जो एस्ट्रो बायोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने चेक करने के लिए कि जो वातावरण पृथ्वी का है और बाहर में ले जाने पे कैंसर सेल में क्या असर होता है। तीसरी चीज, कैंसर की जो सेल है वो मेटास्टेसाइज होती है, मतलब घूमती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक बीमारी किसी ऑर्गन में हुई तो उस ऑर्गन तक रह गई, रुक गई तो ठीक बात है, बट कैंसर के जो सेल्स हैं वो पूरे शरीर में, तो लंग कैंसर का जो है वो आपके पूरे बॉडी में फैल जाता है, अलग अलग तरह के कैंसर हैं वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो ये जो घूमना जो है, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जो एनर्जी कंजम्पशन का जो तरीका है कैंसर सेल का, वो नॉर्मल सेल से अलग होता है, ग्लाइकोलिसिस का इस्तेमाल। तो ये सब चीजें 4-5 एक कमाल की चीजें निकल के आई, और इसके ऊपर रिसर्च चलते चलते 2010 में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने
देखा कि बहुत दिनों से ये चल रहा है कि इंटरनल लोग ही रिसर्च करते हैं, क्यों ना हम बाहर के कुछ लोग को बताकर बुलाकर उनसे उनकी जानकारी पूछे कैंसर के बारे में और उनका क्या सोच है। तो कुछ फिजिसिस्ट को बुलाया गया और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट को बुलाया गया। उनमें से एक खास नाम याद आ रहा है मुझे, पॉल डेविस जी का। और उनसे पूछा गया कि पॉल डेविस जी जो हैं वो दूसरे पृथ्वी के अलावा जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं और अलग चीजें वहां पे लाइफ है कि नहीं, इसकी रिसर्च करते हैं। तो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली और बड़ी रिमार्केबल पाथ ब्रेकिंग बात है कि कैंसर इज नॉट अ ह्यूमन डिसीज। आपको थोड़ी चौंकेंगे आप कि कैंसर इज नॉट अ ह्यूमन डिसीज, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? तो कहना यह है कि कैंसर इज नॉट अ ह्यूमन डिजीज बिकॉज ये कितने भी पुराने जानवर हों, अगर वो मल्टी सेलुलर हैं, एक कोशिका से ज्यादा वाले हैं, उन सब में कैंसर देखे गए हैं। कुत्तों को होता है, बिल्ली को होती है, घोड़े को होता है, गधों को होता है, सब मल्टी सेलुलर जानवर जितने भी हैं सब में कैंसर। और तो जाने दीजिए, हाइड्रा जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते थे, उनमें भी कैंसर देखी गई है। तो कैंसर जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्राणी हैं, उन सब में कैंसर होता है। यहां तक पॉल डेविस साहब का कहना है कि हर कोशिका में कैंसर होने के चांसेस या फिर जो या बताइए जो जरूरत है ना, वो है ऑलरेडी। मतलब कैंसर हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर में दबा है, छुपा है, बैठा है। ये खाली इंसान नहीं, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं सब में है। तो कैंसर को एक इवोल्यूशनरी डिसीज बोला गया है कि ये इंसान के आने के पहले से चल रहे हैं। हम जानवर से इंसान बने उस समय से भी, तो हमारे पैदा होने के पहले से कैंसर है। तो इसमें एक चीज बताते हैं कि जो सिंगल सेल होती है, जैसे सिंगल सेल बड़ी कॉम्पिटिटिव होती है, इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि उसको कॉपरेशन नहीं करना, वो खुद ही अपना खाना बनाती है, खुद ही सारी सब कुछ करती है। इट्स लाइक इंडिविजुअल स्पोर्ट कि जैसे मान लीजिए कोई टेनिस खेलता है, तो टेनिस खेलने वाले के लिए बाकी दूसरा हर आदमी कॉम्पिटिशन है। लेकिन वही आप क्रिकेट करें या फुटबॉल लें तो 10-11 लोग एक साथ मिलकर खेलते हैं, जो हमारी शरीर है। तो फेफड़े कुछ अलग काम करते हैं, दिल कुछ अलग काम करते हैं, आंखें कुछ अलग काम करती हैं, बट इन सबको मिलके हम एक कलेक्टिवली एक स्ट्रॉन्ग टीम बनते हैं। तो हम एक हैं टीम स्पोर्ट, और कैंसर जो है वो एक सिंगल स्पोर्ट। तो अभी ये इसको कैसे बताऊं कि ये कंपटीशन वर्सेस कॉपरेशन की बात है। सिंगल सेल याद कीजिए, जो भी एक सिंगल सेल होती है वो ग्रो करती है, अनलिमिटेड लेवल में ग्रो करती है, मूव करती है, और जो उसकी एनर्जी कंजम्पशन की जो प्रक्रिया होती है वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होती है। और ये तीनों चीजें कैंसर के सेल में भी बिल्कुल कॉमन पाई गई हैं। तो इसके ऊपर में साइंटिस्ट ने थोड़ा और सोचा, रिसर्च किया कि क्या ये हमारे शरीर के सर्वाइवल मैकेनिज्म में से कुछ तो ट्रिगर होता है जिससे कैंसर होती है क्या। मैं थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक हो रहा है इसको और साधारण भाषा में और करने की कोशिश करूंगा कि हमारे शरीर में अगर कैंसर की प्रोग्रामिंग ऑलरेडी है तो उसको ट्रिगर क्या करता है। तो अभी जो लेटेस्ट सोच है उसका कहना है कि आप किस वातावरण में रहते हैं, आपको किस तरह के टॉक्सिन्स मिल रहे हैं रेगुलरली। एंड जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको स्मोक इज अ टॉक्सिन विच इज नोन, 35% कैंसर पैदा करने की कैपेसिटी है उसमें, बट वो सिलेक्टिव डैमेज करता है लगातार और सब लीथल लोड। हाँ, ये नहीं कि एक बार में जहर दे दिया और पूरे मर गए, नहीं, वो धीरे धीरे करके वो कुछ खास हिस्सों को ट्रिगर करता रहता है। तो जैसे तंबाकू है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है जो कि मैदे और चीनी और तेल से पूरी मिक्स है, वो भी कैंसर कॉजिंग है। एयर पॉल्यूशन कैंसर कॉजिंग है, लेड है, आर्सेनिक है, ये सब कैंसर कॉजिंग चीजों की गिनती में आते हैं। बट इनके डोसेस छोटी छोटी मात्रा में, माइक्रो डोसेस अगर आपको मिलते रहे तो हमारी बॉडी में एक बताइए जो इनहेरेंट प्रोग्रामिंग है वो सिंगल सेल वाली प्रोग्रामिंग नो हमारी शरीर में ऑलरेडी है, और ये सब लीथल डोज देते देते हमारी ऊपर की प्रोग्रामिंग खत्म हो रही है, और कैंसर जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के जैसा व्यवहार करता है वो निकल के आती है। तो मतलब इसको दूसरी तरह से समझाना चाहूंगा कि आपके घर में बीज पड़ी है किसी चीज की, धनिया की बात कर लीजिए, धनिया पड़ी है, उसको जब तक आप मिट्टी में डाल रहे हैं
और मिट्टी भी सूखी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी भी एक फर्टाइल होनी चाहिए, तभी जाके वो निकलेगा। तो कैंसर भी उसी तरह से सीड की तरह है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी है, हमारे आपके सबकी बॉडी में, बट वो फर्टाइल इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, वो जब तक हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ग्रो नहीं करेगा। तो दो चीजें भी हो गई, पहले थी कि ये नहीं जीन्स करते हैं, जेनेटिक होती है, बट जीन्स आपके अंदर हो सकते हैं, हर कैंसर के हैं, ऑलरेडी है, दैट इज द न्यू कैंसर 3.0 थॉट, बट ये जो आपकी इन्वायरमेंट है वो उसको इंपैक्ट करती है। फिर एक एग्जांपल यहां पे देना चाहेंगे आपको कि जापान में रहने पे जिन महिलाओं को कैंसर की जो एक नॉर्मल रेट है, वो अगर यूएसए चले जाएं तो 1 से 2 जनरेशन में वो रेट 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। तो अगर खाली जीन से होता तो ये तो बात नहीं हो पाती। तो इसमें एक तरह की स्टडी होती है, 1981 में की गई थी, स्टडी को बोलते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन फैक्टर, कि किन चीजों से कैंसर होने के चांसेस है। दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट और वाइटल निकल के आती हैं। पहला है सिगरेट स्मोक, जिससे 35% कैंसर के चांसेस हैं। दूसरी है डाइट, खाना, आप किस तरह का खाना खाते हैं, वो 30% कैंसर कॉज करती है। बाकी सब कुछ 2% के नीचे है, वो चाहे इंसेक्टिसाइड्स बोलने, एयर पोल्यूशन बोलने, बाकी सब चीज 1-2% के बीच में आते हैं। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, स्मोक, सिगरेट स्मोक, एंड सेकंड इज डाइट। अभी डाइट में बोले तो फिर रिसर्चर्स ने हजारों लाखों डॉलर खर्च करके भी ये रिसर्च चालू किया कि डाइट में किस चीज से कैंसर हो रहा है, फैट से हो रहा है, कि अलग अलग तरह के विटामिन से हो रहा है, कि मिनरल्स की डिफिशियंसी से हो रहा है। कुछ कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकली। यहाँ तक कि किसी ने पूछा एक बड़े रिसर्चर से कि चीनी का क्या कनेक्शन है, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ सब्सटैंशिएटेड नहीं है। हालांकि इसके ऊपर में अभी नई जो डेटा आ रही है वो बता रही नहीं। 2000 से 2003 के बीच में अल्टीमेटली जाके उन रिसर्च ग्रुप के लोगों ने बोला कि कैंसर के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कुछ है डाइट में, वो है मोटापा। तो अगर कोई इंसान एवरेज वेट से ज्यादा वेट कैरी कर रहा है, उसके कैंसर होने के चांसेस इमीडिएटली बढ़ते हैं। यहां तक कि WHO ने 13 अलग अलग तरह के कैंसर में ओबेसिटी को एक कारण बताया। तो ओबेसिटी और चीनी का कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है। जितना ज्यादा चीनी कंज्यूम करेंगे, जितना ज्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करेंगे, हाइपर इंसुलिनीमिया होती है। आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा, संख्या जो है, मात्रा ही होगी, हमेशा बढ़ी रहेगी। ये हमारे एक इंसुलिन रेसिस्टेंस वाले एपिसोड में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो इंसुलिन शरीर में एक बड़ा ही, ग्लूकोज तो कंट्रोल करता ही है, बट एक बहुत ही पोटेंट ग्रोथ फैक्टर है। वो हर सेल को जाके बताता है कि बढ़ो बढ़ो, साइज बढ़ाओ, साइज बढ़ाओ। एक तरह से ये अभी देखिए नॉर्मल लेवल में है तब तो ठीक है, बट अगर आप बार बार थोड़ी थोड़ी देर पे खा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, और जो कि हमारे सभ्यता में बहुत कॉमन है, आपके इंसुलिन के लेवल्स हमेशा हाई रहेंगे और आपके शरीर को इंडिकेशन मिल रही है कि सेल बनाओ, नए सेल बनाओ, नए सेल बनाओ। ये एक कहीं ना कहीं जाके शॉर्ट सर्किट होता है, टिपिंग पॉइंट बोलेंगे इसको, कि जहां पे जाके वो कैंसर बन सकती है। इनफैक्ट आप लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि पेट स्कैन जो होती है उसमें अलग अलग डाई दे करके देखा जाता है, तो जो नॉर्मल सेल हैं उसके कंपैरिजन में कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो 5 से 10 गुना ज्यादा ग्लूकोज कंजम्पशन करती हैं, और इसी से उनको देख पाते वहां पे 5 to 10 times more sugar consumption, glucose consumption is seen in cancer cells as compared to a normal healthy cells. तो अभी की जो कैंसर 3.0 की जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसका ही इस्तेमाल करके कैंसर के सेल को मारा जाए। इसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। इसमें जैसे अभी नई जो CAR-T ट्रीटमेंट आई है, तो चेक पॉइंट इनहिबिटर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके शरीर को ही एक तरह से ऐसी दवाई दी जाती है जिससे वो कैंसर के जो सेल्स छुपे हुए हैं उनको हमारे शरीर के ही जो किलर सेल्स हैं वो जाके उनको मार रहे हैं। तो आज हम लोग कैंसर 3.0 में जो करंट थिंग है, जो आज की बात चली है, वो है इम्यूनोथेरेपी को कैसे इस्तेमाल किया जाए, वातावरण में क्या चीजें हटाएं या कम करें जिससे कैंसर पे कंट्रोल हो सकती है। थर्ड फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लूजिंग वेट इज क्रिटिकल। एंड जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि WHO के हिसाब से भी
13 कैंसर में ओबेसिटी को एक कॉज बताया गया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हाईली रिकमेंडेड। रिवर्सिंग टाइप 2 डायबिटीज हाईली रिकमेंडेड। कुछ कीमो प्रिवेंटिव चीजें भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल रिसर्च चल रही है और मेटफॉर्मिन की बात, जो कि नॉर्मली डायबिटीज के लिए दी जाती है, बट मेटफॉर्मिन हैज आल्सो बीन सीन टू बी हैविंग एज रिलेटेड एजिंग पे इफेक्ट है, मतलब एजिंग स्लो करती है वो, और कैंसर के ग्रोथ में भी उसके ऊपर रिसर्च चालू है। ग्रीन टी हालांकि कम असर होता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा ग्रीन टी पीते हैं उनको कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज वाले चीजें देखेंगे, तो मतलब कीमो प्रिवेंशन की जो हम बात कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर जेसन फंग से पूछा गया कि अगर आप 2-4 सलाह दे सकें ऐसे लोगों को जिनके फैमिली में ऑलरेडी कैंसर है, एंड क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज सो प्रिडोमिनेंट, 10% लोगों को तो होना ही होना है। तो उन्होंने 2-4 चीजें बताई, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको। पांडे जी पूछ रहे हैं, लीविंग शुगर एडिंग गुड में रिड्यूस सर? नो सर, शुगर इन एनी फॉर्म एक्सेप्ट इन फ्रूट। जो फल में जो आपको फ्रूक्टोज मिल रहा है वो भी ऐसी नहीं कि इनडिस्क्रिमिनेट मात्रा में फल खाए जाएं। एक चीज याद रखिएगा संजय जी, वापस और आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारी जो पूरी इको सिस्टम है उसको भी हमने टेम्पर कर दिया है। तो फल जो पहले सीजनल हुआ करते थे, अभी वो सब साल में हमेशा मिलने लगे हैं, उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गई है, सीडलेस हो गए हैं। शुगर कंटेंट बहुत बढ़ गई है। अगर आप चाहें तो आप एक खाली सर्च मार कर देखिएगा कि 100 साल पहले तरबूज कैसा दिखता था, तो तरबूज का आई वुड से 40 to 50% हिस्सा व्हाइट रहता था और कुछ हिस्से में छोटी छोटी लाली होती थी। आज पूरा का पूरा तरबूज लाल होता है। सो वी हैव by genetic modification also altered the sugar content of naturally found sugars in fruit and different produce, agriculture produce। तो चीनी किसी भी हालत में बचने की सलाह है। तो डॉक्टर जेसन फंग से पूछा गया क्या किया जाए, डॉक्टर साहब बताइए कुछ। तो एक तो रिड्यूसिंग शुगर इज नंबर वन, स्मोकिंग, सेकंड डाइट में चीनी कम कीजिए। इंसुलिन की जो रेसिस्टेंस आ रही है हाई कार्ब की वजह से, कि आप थोड़े थोड़े देर पे आप खा रहे हैं कुछ, तो आपकी इंसुलिन की बॉडी की लेवल जो है वो कंटिन्यूअसली हाई रहती है, विच इज नॉट गुड, बिकॉज इंसुलिन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फैक्टर फॉर कैंसर ऑल्सो। दिन में रेगुलर पीरियड ऑफ फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 बार खाने का जो ये प्रचलन चल गया कि हर 2 घंटे पे खाना चाहिए तो वेट कम होगा। जेसन फंग साहब बड़े मजाकिया हाल में ये बोलते हैं कि ये ऐसा है कि आपको पेशाब करने गए और थोड़ा करके रुक गए, हाउ वुड यू फील? सो थोड़ा खा के अपनी भूख को अपने सटाइट नहीं किया, खत्म नहीं किया, तो आप हमेशा भूखे रहेंगे, उससे वजन तो कम नहीं होगा, आपके इंसुलिन के लेवल्स हाई रहेंगे। तो अनप्रोसेस्ड पूरा खाने की सलाह है, जिसमें कम से कम फैक्ट्री से होके आया हुआ खाना हो, तो नेचुरली आपके जो फल सब्जियां ये सब प्रायोरिटी पे आ जाएंगे। पैकेट से निकलने वाली चीजें कम खाने की सलाह देते हैं। नाश्ता नहीं करने की सलाह है कि बीच बीच में नहीं खाते रहिए, फास्टिंग ज्यादा कीजिए, खाना कम खाइए। एक नॉर्मल वेट मेंटेन करना बहुत क्रिटिकल है। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसको रिवर्स करने की कोशिश कीजिए, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनकी किताब द डायबिटीज कोड पढ़ें, जिसमें टाइप 2 DM डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाए इसके ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई। इंसुलिन के लेवल चेक करते रहना और मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो मेरे इंसुलिन रेसिस्टेंस वाली एपिसोड वापस एक बार सुनिए। आप सबको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 1977 के पहले ये फ्रीक्वेंट मील वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। वहां पे ये फ्रीक्वेंट मील की कॉन्सेप्ट आ गई कि आदमी अगर थोड़ी देर पे खाते रहे तो आदमी की जो हेल्थ है बहुत अच्छी रहेगी, तो 5 बार 6 बार लगातार खाना, और दिस इज नॉट गुड, विच इज द न्यू साइंस विच इज सेइंग दैट आप जितना कम खाएं, दिन में 1 बार खाएं, 2 बार खाएं मैक्स, उससे ज्यादा नहीं, बट अपनी पूरी पेट भरकर खाएं, कार्ब्स कम करें थोड़े। अभी आपको ऐसे ध्यान से देखने जाएंगे तो आपको अपने रिलेटिव्स में ऐसे सीनियर सिटीजन मिल जाएंगे जिन्होंने ऐसी लाइफस्टाइल, मेरे नाना थे, ब्रेकफास्ट नहीं किया था उन्होंने, नॉर्मली लेट लंच से शुरुआत करते थे और डिनर भी सादा होता था। प्रीटी हेल्दी लाइफ, 90s तक गए और अच्छे से रहे। तो आज की पूरी एपिसोड की अगर मैं आपको बॉटम लाइन बताना चाहूं तो कैंसर जो पहले एक नॉर्मल एबनॉर्मल रैंडम ग्रोथ बताया जाता था, अभी वो फिलॉसफी नहीं चल रही है। जेनेटिक म्यूटेशन है, ऐसे ही हो गया नहीं।
अभी जो चल रही है, ये चल रही बात कि कैंसर जो है हमारे शरीर में ऑलरेडी है इवोल्यूशनरी तरीके से। ये हमारे इन्वायरमेंट, डाइट और बाकी फैक्टर्स की वजह से ये बीज और मिट्टी का संबंध है। तो कैंसर ऑलरेडी शरीर में है। आप किस माहौल में अपने आप को रखते हैं, कितनी चीनी खाते हैं, कितनी स्मोकिंग करते हैं, कितना मोटे हैं आप, क्या आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, ये सब चीजें अगर आपने कंट्रोल में नहीं रखी हैं तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि इस कॉम्प्लेक्स से टॉपिक कैंसर में हम कुछ नई चीजें आपके सामने लेके आ पाए। आपके कमेंट्स और सवाल हमेशा से वेलकम है, उनका इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा। सो कल किसी और टॉपिक के साथ आप सबको मिलते हैं वापिस एक बार फिर से। छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।